Hello everyone, welcome to your English classes. I am Chanchala Tiwari from Saran, Tapsi Singh High School, and today I have brought your English lessons. It's been a long time, isn't it? So before starting the lesson, let me ask you something. कुछ question answer करें? बहुत दिन हो गए ना? So, can you see this picture? आपको ये स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रहा है? What can you see? Have you gone through such kind of scenario? आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बगल में कोई बैठ करके आपको इस तरह कहानियां सुना रहा हो? आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है इन पिक्चर्स में? हाँ, आपके घर पे हैं ऐसे दादी माँ, नानी माँ या मम्मी या पापा जो आपको कहानियां सुनाते हो? यस, यू आर राइट। ये सारे कुछ जो हो रहे हैं वो आप सही समझ रहे हो। डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स एवर टोल्ड यू एनी स्टोरीज? हाउ डिड दे यूजुअली बिगिन द स्टोरी? आपके घर पे भी दादी या नानी या कोई भी बड़े जो हैं वो कहानियां सुनाते ही होंगे, तो कैसे शुरू करते हैं? क्या वो कुछ इस तरह शुरू करते हैं, एक बार एक राजा था, या फिर एक जमाने की बात है? आई एम श्योर वो भी ऐसा शुरू करते होंगे। इसी तरह की एक फ्रेज है जो कि है वंस अपॉन अ टाइम। तो इस तरह के फ्रेज के साथ हम लोग जनरली स्टोरीज को शुरू करते हैं। और इसी तरह के एक फ्रेज के साथ आपके बुक में भी एक लेसन है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, जो कि ऑब्वियसली एक स्टोरी होगी, क्योंकि इसी तरह के फ्रेज से तो स्टोरी शुरू होती है। तो आज जो है हम यही लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया। क्या नाम है? यस, यू आर राइट, इट्स वंस अपॉन अ टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। सबसे पहले जो है, आप अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 59 टू 63 में ये लेसन है। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इस लेसन की जो ऑथर है उनका नाम टोनी मॉरिसन है। ओके, आप हमेशा चैप्टर के ऑथर का नाम याद रखिए, बिकॉज दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो टोनी मॉरिसन इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी जिन्होंने इस लेसन को लिखा है उनके बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं। सो शी इज टोनी मॉरिसन। ये एक महिला है। ये टोनी मॉरिसन का पिक्चर है, इफ यू कैन सी। और इनका जन्म जो है वो 1931 में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 1931 में हुआ है। और इनकी मृत्यु अभी हाल ही फिलहाल में 2019 में हुई है। एंड शी इज अ नोबेल लॉरिएट, अभी आपको पता चलेगा। शी इज अ नॉवेलिस्ट बोर्न ऑन 18th फरवरी 1931। 18th फरवरी 1931 को इनका जन्म हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपके बुक में भी, चैप्टर में भी दिए हुए हैं। She is the 8th woman and first black woman to receive Nobel Prize in 1993. So यहाँ पे इस लाइन में जो है 3 इंफॉर्मेशंस हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पहला इंफॉर्मेशन तो ये है कि शी इज द 8th वुमेन। शी इज द 8th वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, यानी दुनिया में जितनी महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला है उसमें से ये 8वीं महिला है। बट एक दूसरा इंफॉर्मेशन जो है, दैट शी इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन। ब्लैक वुमन से यहाँ आप क्या समझते हो? स्पेशली जो मेरे बच्चे हैं जो इंडिया के हैं और बिहार के हैं, तो ब्लैक वुमन से आप समझते होंगे कि कोई काले रंग की महिला है। तो हाँ, काले रंग की महिला है, बट यहाँ पे जो काला रंग है या गोरा रंग है वो डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रतीक माना जाता है, यानी कि भेदभाव का एक प्रतीक माना जाता है विदेशों में, जैसे कि यूएसए या अदर जो यूरोपियन कंट्रीज है। हमारे देश में जिस तरह जाति के आधार पे कभी कभी हम लोग भेदभाव का सामना करते हैं, उसी तरह वहां पर जो है रंग के आधार पे लोग भेदभाव करते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इससे समझ सकते हो कि आपने गांधी जी की जीवनी पढ़ी है, और उसमें साउथ अफ्रीका से जब वो आ रहे थे तो ट्रेन में जस्ट बिकॉज उनका रंग काला था, ही वॉज अ ब्लैक इंडियन, सो दैट्स वाई उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास से टिकट होने के बावजूद गोरों ने निकाल दिया था।
था। सो बिकॉज वहाँ पे जो है ऐसा माना जाता है कि जो जिनका रंग गोरा है दे आर सुपीरियर टू द पीपल हु आर ब्लैक। तो दैट्स व्हाई इट्स हैड बीन मेंशन्ड कि शी इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन, वो पहली ऐसी महिला थी जिनका रंग काला था और फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, शी इज द 8th वुमन, महिलाओं में अगर संख्या क्वेश्चन पूछता है तो शी इज द 8th वुमन। बट इफ इट इज आस्क्ड दैट कितने ब्लैक वुमेन को प्राइज मिला है, उसमें इनका नंबर क्या है, तो शी इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। जो थर्ड इंफॉर्मेशन इस लाइन में है वो ये है दैट शी रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1993। किस साल इनको नोबेल प्राइज मिला, तो 1993 में मिला। ओके, इनका जन्म 1931 में मिला हुआ है और 1993 में शी रिसीव द नोबेल प्राइज। ओके, और नोबेल प्राइज के बारे में तो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था दैट दुनिया में ये सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज होता है और ये अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में। देयर आर मैनी एरियाज वेयर नोबेल प्राइज इज गिवन और हमारे देश में भी कुछ लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू कि आप पता करके रखो किसको किसको मिला है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। सो शी रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अभी मैंने आपको बोला कि अलग अलग फील्ड में मिलता है, तो इनको किस फील्ड में मिला है, इनको लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। भारत से साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है? यस, यू आर राइट, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। द 7th नॉवेल रिटन बाय हर वाज पैराडाइज। ये जो लेसन है ये इसी नॉवेल से लिया गया है, पैराडाइज, और ये इनका 7वां नॉवेल है जो इन्होंने लिखा है। एंड शी डाइड इन 2019। ओके, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया दैट शी डाइड इन 2019, रिसेंटली 4 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। सो 3 साल पहले, सॉरी। सो दिस इज अबाउट द ऑथर टोनी मॉरिसन, जिनका जन्म 1931 में हुआ है, डाइड इन 2019। शी रिसीव्ड द Nobel Prize in Literature in 1993 and she has written many novels, जिसमें से 7वां जो नॉवल है वो है पैराडाइज, जिससे ये लेसन लिया गया है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द ब्रीफ स्टोरी लाइनअप। जो अभी आप लेसन पढ़ोगे उसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको कर देती हूँ कि क्या है इस लेसन में। तो यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे ये आप पिक्चर देख रहे हो। पर्पसफुली मैंने इस पिक्चर में एक लेडी को लिया है जो कि सांवली है या काली आप कह सकते हो, ब्राउन है, एंड शी हैज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। एक स्टिक इनके हाथ में है जिसकी हेल्प से ये चल रही हैं, बिकॉज शी इज वेयरिंग अ ब्लैक गॉगल ऑल्सो, एक काला चश्मा भी पहना है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसे चल रही होंगी? बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड ब्लैक ब्लाइंड वुमन। ठीक है, ये ब्लैक वुमन भी है और ब्लाइंड भी है। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है आपको पता है? ब्लाइंड मीन्स जो देख नहीं सकते हैं, जिनकी जो दृष्टिविहीन व्यक्ति होते हैं उनको हम ब्लाइंड बोलते हैं। तो शी इज अ ब्लैक ब्लाइंड वुमन, दैट्स वाई वो स्टिक के सहारे चल रही हैं। एंड द ओल्ड वुमन इज कंसिडर्ड वेरी वाइज इन हर लोकेलिटी। ठीक है, ये जो ओल्ड वुमेन है ये अपने लोकेलिटी में बहुत ही वाइज मानी जा रही है। वाइज यानी होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, लोकेलिटी में बुद्धिमान मानी जाती हैं। फ्यू यंग पीपल विजिटेड द ब्लैक वुमेन टू टेस्ट हर विजडम। और जो इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि कुछ यंग लोग जो हैं जिनको लगता है कि एक्चुअली शी इज नॉट वाइज, शी जस्ट प्रिटेंड टू बी वाइज, वो बस नाटक करती है वाइज होने का, बिकॉज जल्दी से लोगों को हजम नहीं होता है यूरोपियन कंट्रीज में कि कोई काला व्यक्ति भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तो वो लोग उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए कि सच में वाइज है या बस नाटक करती है, लोगों को उल्लू बनाती है, वो लोग जाते हैं उसका टेस्ट लेने। ठीक है, दे हैव अ क्वेश्चन फॉर हर। और कैसे टेस्ट लेंगे? आपके एग्जाम्स कैसे होते हैं, आपका टेस्ट कैसे लिया जाता है? कुछ क्वेश्चंस दे करके, है ना? तो इन द सेम वे उनके पास भी उस लेडी के लिए, इस ब्लैक वुमेन लेडी के लिए जो है, ब्लैक ओल्ड ब्लाइंड वुमेन के लिए जो है एक क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि वो जो है अपने हाथ में एक बर्ड लेकर के आए हैं, एक चिड़िया लेके आए हैं, और उससे पूछते हैं
अभी मुझे बताओ कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। ओके, उनके हाथ में एक चिड़िया है, जो लोग आए हैं उनके हाथ में एक चिड़िया है, और उस चिड़िया को दिखाते हुए उससे पूछते हैं, उस महिला से, कि बताओ ये चिड़िया जो है वो जिंदा है या मरी हुई है। यहाँ पे जो ये बर्ड है, ये सिंबॉलिक है, ठीक है, ये मतलब किसी सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, चिड़िया को प्रतीक बनाया गया है। किस चीज का प्रतीक बनाया गया है? भाषा का। तो चिड़िया का प्रतीक, चिड़िया किस चीज का प्रतीक है इस लेसन में? ये क्वेश्चन अगर आता है, व्हाट डज द बर्ड रिप्रेजेंट इन द लेसन वंस अपॉन ए टाइम, आपको आंसर करना है द बर्ड वाज रिप्रेजेंटेड एज अ लैंग्वेज। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज द वुमन रिप्रेजेंट, तो वुमन इज रिप्रेजेंट एज अ प्रैक्टिस्ड राइटर, एक लेखक के रूप में, एक लेखक का सिंबल, प्रतीक उनको माना गया है। तो जो महिला है वो एक लेखिका है, और जो बर्ड है वो भाषा है। तो भाषा, आप जानते हैं कि भाषा बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत शक्तिशाली चीज होती है। भाषा से बहुत कुछ बदला जा सकता है, जिसको इस लेसन में दिखाया गया है। पावर ऑफ लैंग्वेज हैज बीन एम्फेसिस्ड इन दिस लेसन। एम्फेसिस्ड का मतलब होता है महत्व को दर्शाना। तो भाषा का जो महत्व है उसके बारे में इस लेसन में डिस्कशन किया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि इस लेसन में यूज किए गए हैं। एंड एज दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको शायद समझ में ना आए। तो चलिए हम लोग उसको इजी कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है लॉर। लॉर का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ ट्रेडिशन एंड नॉलेज। जो कुछ लोकोक्तियां होती है ना, जो हर गांव देहात, जिले, कस्बे में कही जाती है, और वहीं के भाषा में उस शब्द को समझा जाता है, तो उसे हम लोग लॉर कहते हैं, लोकल जो लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्जन। वर्जन का मतलब होता है डिफरेंट वेज और फॉर्म्स, अलग अलग चीजों के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जैसे मोबाइल में अलग अलग वर्जन होता है, पहले कीपैड का फोन था, फिर टच फोन आ गया, अब तो सेंसर्ड फोन आ जाएगा कुछ दिन में, दूर से ही सब चेक हो जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट वर्जन्स। वर्जन्स मतलब अलग अलग तरीके का चीज, ठीक है। स्लेव्स, नेक्स्ट वर्ड इज स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, हु वर्क अंडर समवन एल्स, जो किसी और के अंदर काम करता है। और एक्चुअली ये नौकर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, स्लेव। स्लेव का मतलब गुलाम है, जो पहले के जमाने में हम लोग फिल्मों में देखा है हमने, या अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, जो आप देखते होंगे या पढ़ा होगा आपने। तो गुलाम होता है स्लेव्स का मतलब। ट्रांसग्रेशन, विच इज अगेंस्ट लॉ और रूल, एक ऑफेंस, एक जुर्म जिसको हम कहते हैं, जुर्म को कहते हैं हम लोग ट्रांसग्रेशन, जो कि कानून या नियमों के विरुद्ध जो किया जाए उसे कहते हैं। प्रोफेट का मतलब होता है हु इज रिगार्डेड एज अ वेल वर्स्ड और वेल नोन ऑफ सम नॉलेज, जो मास्टर हो किसी चीज का, जिसके पास उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो, पूरा ज्ञान हो, दे आर नोन एज प्रॉफिट। ओके। अम्यूजमेंट, कुछ एक्साइटिंग या फनी जो चीज होता है उसको अम्यूजमेंट कहते हैं। डिसप्रूविंग का मतलब होता है नॉट अग्रीइंग विद समथिंग, जिससे हम अग्री नहीं करते हैं उसको डिसअप्रूव कर देते हैं, कि नहीं हम नहीं मानते इस बात को। ओके, तो उसका होता है डिसअप्रूव। देयर आर सम मोर वर्ड्स, जैसे कि क्लेवरेंस, एबिलिटी टू सी और अंडरस्टैंड द डीपेस्ट मीनिंग। जो क्लेवरेंस होगा, अगर किसी व्यक्ति को हम कहते हैं शी इज वेरी क्लेवरेंस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको हर विषय में बहुत गहरी जानकारी है। सो दैट इज क्लेवरेंस। प्रोफाउंड, फिर से आ गया। प्रोफाउंड और प्रोफेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाईली नॉलेजेबल इंसान को हम प्रोफाउंड कहते हैं, जिसके पास बहुत नॉलेज हो, ज्ञान हो। डिसेबिलिटी का मतलब किसी प्रकार की कमी अगर किसी के पास है तो वो डिसेबल है, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी अगर कोई है, किसी में है, तो दैट मीन्स कि मे बी वो दिव्यांग जिनको हम कहते हैं। तो कुछ किसी भी प्रकार की कमी जब होती है तो दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। मोटिव, मोटिव का मतलब होता है इंटेंशन या कारण, या जो रीजन होता है। तो मोटिव का मतलब यही होता है, किसी चीज का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, करना क्या है, ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है फर्म या सीरियस, मतलब कि बिल्कुल अडिग जो होते हैं, मजबूती से जो अपनी बातों को रखते हैं, दैट इज स्टर्न। परेडिंग का मतलब होता है मार्च, मार्चिंग या मूविंग, जैसे परेड होता है ना 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, ऐसे भी होते रहता है, तो मार्चिंग या मूविंग। रिप्रिमेंडेड का मतलब होता है किसी को डांट पड़ना, ठीक है।
सेक्रीफाइस का मतलब तो त्याग होता है, आपको पता ही होगा। गिविंग अप टू लीव, जैसे कि अब आपके फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रेंड्स के साथ घूमना। सो यू विल सेक्रीफाइस मेनी थिंग्स। तो सेक्रीफाइस का मतलब छोड़ना या त्याग करना। कुछ और वर्ड्स हैं, ठीक है। असर्शन, मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा सेंटेंस के टाइप्स में। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है माध्यम, किसी जिस चीज के माध्यम से हम जो काम करते हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब है अम्यूजिंग टू बी ट्रू, जो स्पेक्यूलेट करते हैं ना, कि अंदाजा लगाते हैं, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, दैट इज स्पेक्यूलेशन। प्रैक्टिस्ड राइटर यानी कि वेल इस्टेब्लिश्ड राइटर, बहुत ही अच्छा लेखक। एनकाउंटर, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, जो आपको लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अचानक से जो हो जाए, दैट इज एनकाउंटर। ऐसे एनकाउंटर वर्ड पुलिस के साथ बहुत जाता है, अक्सर हम सुनते हैं एनकाउंटर कर दिया उन लोगों ने, तो वो अचानक से जब फिजिकल हाथापाई होती है, दैट इज नोन एज एनकाउंटर। जेस्चर यानी कि किसी फिजिकल मूवमेंट के थ्रू आप किसी चीज को दिखाते हो, जैसे कि मुस्कुराया तो आप दिखा रहे हो, आपका जेस्चर। मिलते हैं तो अच्छा है, हाथ मिलाना या नमस्ते करना, दीज आर ऑल जेस्चर्स, जो मुंह से बोल के नहीं बल्कि फिजिकली आप दिखा के करते हैं। लेच का मतलब होता है जैसे दरवाजे में कुंडी जो लगती है, जो हैंडल होता है, दैट इज लेच। वायलेट यानी तोड़ना होता है, रूल को वायलेट करना, नियम को तोड़ना, दैट इज वायलेट। मियास्मा, अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जो आपको पसंद ना हो, उसको हम लोग मियास्मा कहते हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जो होते हैं। स्कैरी यानी कि डरावना, फियरफुल। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, गौतम बुद्ध को हमेशा आप मेडिटेशन करते हैं कि मुद्रा में देखते होंगे। एड्रिफ्ट का मतलब होता है टू बी अवे फ्रॉम द क्लोज वन, किसी अपनों से दूर हो जाना, दूर कर देना। जैसे अगर आप हॉस्टल चले जाते हैं 10th के बाद तो आप एड्रिफ्ट हो जाएंगे अपनों से, दैट इज दूर जाना। वैगनॉर्ड जो होता है, इस तरह की जो गाड़ियां पहले यूज की जाती थी सामानों को ले जाने ले आने के लिए, लकड़ी की पहिए लगे हुए, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी, तो इसको वैगन लोड कहते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल जो होता है, जो अलग हो, विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, जिसको अलग नहीं कर सकते हम लोग। डिस्टिंग्विश का मतलब अलग, और इनडिस्टिंग्विशेबल यानी जो अलग ना कर पाए, ठीक है। साइडर क्या है, तो साइडर एक प्रकार का वाइन है, वाइन जो अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, अल्कोहल का एक टाइप है। जैसे कि एप्पल साइडर आजकल होता है, तो दैट इज नॉट अ वाइन एक्चुअली, बट उसका रस जो होता है उसको हम लोग साइडर बोलते हैं। जैसे कि एप्पल साइडर है, वेनिगर साइडर है, चावल का भी साइडर बनता है। तो अलग अलग टाइप के साइडर्स बनते हैं, उसको रस निकाल के बनाया जाता है, एक प्रोसेस है उसका। इस बार के टेस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार के साइडर का इस्तेमाल जो है इस स्टोरी में की गई है, तो द आंसर इज वाइन, एक है उस अल्कोहल टाइप का साइडर यूज किया गया, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है मेनली आपको एक ओल्ड ब्लैक वुमन की है, जो कि ब्लाइंड है, एंड वो अपने गांव में रहती हैं। एंड गांव में, आपने अपने गांव में देखा होगा, कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं, बाकी लोग जो शहर में रहते हैं या आसपास रहते हैं, उनको लगता है कि बेकार की ये जो लेडी है, शी इज जस्ट मेकिंग हर सेल्फ वेरी इंटेलिजेंट, अपने आप को प्रूव करना चाहती है, बट एक्चुअली शी इज नॉट, सच में वो नहीं है। और वो नाटक करती है, वो लोगों को मूर्ख बनाती है, बिकॉज शहर में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि गांव के लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते हैं, एंड दैट इज वाई वो आते हैं उसके पास, उसको टेस्ट करने के लिए कि सच में ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। एक्चुअली देयर इंटेंशन इज नॉट टू नो वेदर शी इज इंटेलिजेंट और नॉट, बल्कि उनका इंटेंशन ये है टू प्रूव दैट शी इज नॉट इंटेलिजेंट। वो उसके इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि वो उसके इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क करके उसको बेवकूफ साबित करने की कोशिश करने के लिए वो वहां आए हैं, बात यही है। तो शी इज एन ओल्ड वुमेन, और उन्होंने अपने हाथ में एक चिड़िया ले रखा है, बर्ड लेके रखा है, और बर्ड लेके आते हैं और उसको कहते हैं कि बताओ कि ये जिंदा है या मरी हुई है। बिकॉज चिड़िया जो है वो उन्होंने पकड़ रखा है, तो अगर वो जिंदा होती तो वो बोल देते कि बिकॉज द ओल्ड वुमेन इज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकती है, तो कह देते कि वो मरी हुई है। अगर वो बोलती कि मरी हुई है, तो वो उसके मुंह पे अगर बंद करके लाए हैं तो वो खोल देते और बोलते तुम तो उल्लू हो, झूठ बोलती हो, ये तो जिंदा है। तो उनके हाथों में ही वो चिड़िया है जिसको वो देख रही है। तो बट द
ओल्ड वुमेन वॉज वेरी वाइज, जैसा कि उस लेसन में लिखा है कि वो बहुत चालाक महिला है, वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट महिला है। पहले तो वो आंसर नहीं करती है, फिर जब वो आंसर करती है तो बहुत ही फर्म भाषा में करती है, बहुत ही स्ट्रांगली बोलती है आराम से कि आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव। उन्होंने क्या कहा? आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है, जो तुमने पकड़ रखा है, वो जिंदा है या मरी हुई है। लेकिन मुझे क्या पता है, बट वट आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, दैट दिस इज, वो क्या कहते हैं कि मुझे बस ये पता है कि दैट बर्ड इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथों में है वो चिड़िया। तुम जैसा चाहोगे वैसा बता सकते हो, तुम्हारे हाथों में ये बात है कि इट इट इज इन योर हैंड, ये तुम्हारे हाथों की बात है। हम कहते हैं ना, अरे सब तो तुम्हारे ही हाथ में, करो कुछ। तो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग कि इट्स इन योर हैंड, ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम उस चिड़िया को जिंदा रखना चाहते हो या मारना चाहते हो, जिंदा बताना चाहते हो या मरा हुआ बताना चाहते हो। ये आंसर मुझे नहीं पता, ये तुम जानते हो। दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन प्ले विद द वर्ड्स, कैसे हम शब्दों के साथ खेल सकते हैं और चीजों को बदल सकते हैं। सो इस लेसन में जो मेन फोकस है वो क्या है कि पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व क्या है, उसका शक्ति क्या है, उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस ओल्ड वुमेन इज अ राइटर, जो कि आपको उस चैप्टर में भी बताया गया है कि यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज किया गया है, प्रतीकात्मक चीजें यूज की गई हैं। तो ये एक ऑथर का प्रतीक है, ओल्ड वुमेन। और ये जो चिड़िया है, वो चिड़िया जो है वो भाषा का प्रतीक है, जो कि कैद है। तो भाषा जिसको जैसी मन करती है वो वैसे यूज करते हैं, इसलिए समझ सोच कर यूज करना चाहिए। इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो हाउ यू कैन यूज द लैंग्वेज टू मोटिवेट अदर और डीमोटिवेट अदर, अपनी भाषा से आप किसी को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और साथ साथ कुछ लोगों को डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन यू, कैसे आप उसका इस्तेमाल करते हैं। सो वन वर्ड कैन चेंज द लैंग्वेज। आप एक शब्द पूरे भाषा को बदल के रख सकता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है जो मैंने कोशिश की है यूज करने की, फायर। फायर का जनरली मतलब हम आग से समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये यूज किया गया है, आप उससे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अलग अलग उसका मीनिंग निकल के आता है। ही हैज लॉट ऑफ फायर इन हिम, अरे उसमें बड़ी आग है, इसका मतलब आप तो समझ सकते होंगे। ही हैज लॉट ऑफ फायर इन हिम, उसके अंदर बड़ी आग है, मतलब वो कुछ करना चाहता है, जुनून है उसके अंदर। यहाँ पे उसके अंदर आग नहीं लगी हुई है केरोसिन डाल के, ठीक है। द बिल्डिंग कॉट फायर, अब यहाँ जब हम बोलेंगे कि बिल्डिंग कॉट फायर, तो एक बिल्डिंग है जिसमें कि आग लग गई है ना। यहाँ पे लिटरली आग का मतलब जो है वो कहा गया है। फिर देयर आर लॉट ऑफ फायर वर्क, बहुत सारे फायर वर्क हो रहे हैं। जैसे दिवाली में होता है ना, पटाखा छूटता है, या आजकल शादियों के सीजन में भी बहुत सारे पटाखे छोड़े जाते हैं, तो फायर वर्क होता है। या बहुत सारे अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स में भी हम देखते हैं कि फायर वर्क किए जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ फायर वर्क। तो ये भी एक यहाँ पे फायर का मतलब अलग है, यहाँ फायर का मतलब अलग है। माई बॉस फायर्ड मी, मेरे बॉस ने मुझे फायर्ड कर दिया, यानी मुझे निकाल दिया नौकरी से। तो यहाँ फायर्ड का मतलब अलग है, जला नहीं दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। यू आर फायर्ड, देखो इसमें पिक्चर में दिख रहा है। तो एक वर्ड फायर जो है, वो फायर ये वर्ड जो है, ये कैसे हर जगह यूज हुआ है, बट हर लाइन में इसका मतलब जो है वो अलग है ना। सो वी हैव टू थिंक कि हम जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं किस सेंस में यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नाउ जगलरी ऑफ वर्ड्स, आपको पता होगा, एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह से हम खेल सकते हैं, जगलरी कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे एक लाइन है, डोंट गो वेट देयर। यहाँ पे देखिए एक कॉमा का यूज किया गया है, डोंट गो वेट देयर। इसका मतलब क्या है? डोंट गो, मत जाओ, वेट देयर, रुको वहां। अब हमने क्या किया, डोंट वेट गो देयर, रुको मत वहां जाओ, ठीक है। डोंट गो देयर, वेट। देखिए यही चार वर्ड जो है, इसी के साथ सिर्फ कॉमा का अलग अलग यूज करके और थोड़ा वर्ड को इधर से उधर करके हम लोग अलग अलग शब्द से मीनिंग चेंज कर दे रहे हैं। डोंट गो देयर, वेट, वहां मत जाओ, रुको। यहाँ क्या था, मत जाओ वहीं रुको। यहाँ क्या है,
इस सेंटेंस में है डोंट गो वेट देयर, मत जाओ रुको वहीं। डोंट वेट गो देयर, रुको मत वहां जाओ। डोंट गो देयर वेट, वहां मत जाओ रुको। डोंट वेट देयर गो, वहां मत रुको जाओ। तो यू कैन सी कैसे हमने कॉमा को और एक आध वर्ड को इधर उधर करके अलग अलग मीनिंग निकाली है। तो दिस आर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सेंटेंसेस आपने बनाए हैं इसमें। So let's see the summary of the lesson finally. The lesson is a story about an incident which the author is narrating through an old and blind woman. ये जो स्टोरी है ये एक घटना के बारे में है, और जिस घटना का जिक्र जो है लेखिका जो है वो अपने ओल्ड वुमेन के द्वारा, एक अंधी और बूढ़ी महिला के द्वारा कह के बताना चाह रही हैं। द स्टोरी डिपिक्ट्स द पावर ऑफ लैंग्वेज एंड विथ विच वन कैन चेंज द मूवमेंट। तो ये स्टोरी जो है वो क्या डिस्कस कर रही है, पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा के शक्ति के बारे में बात कर रही है, जिसकी वजह से पूरा माहौल या पूरी मूवमेंट, पूरा एक दिशा जो है वो बदल सकता है भाषा की वजह से। Few visitors came to test the knowledge of the old lady with a bird in their hand. ये आपको याद रखना होगा कि कुछ विजिटर्स उसको मिलने आए और जिनके हाथों में एक बर्ड था, और वो क्यों आए थे? टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ दैट ओल्ड ब्लाइंड वुमेन, उस बूढ़ी काली महिला के नॉलेज का, विजडम का टेस्ट लेने के लिए वो लोग वहां पे आए थे। उन्होंने पूछा क्या था उस ओल्ड वुमेन से? उन्होंने पूछा था, दे वर शोइंग द बर्ड टू द ओल्ड लेडी एंड आस्किंग देम, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड। जो महिला से उन्होंने क्या पूछा, उसको चिड़िया दिखाई और कहा कि देखो मेरे हाथ में एक चिड़िया है, अब तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें ये बताना है कि मुझे बताओ हम लोगों को कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। तो द लेडी रिप्लाइड वेरी वाइजली, बहुत ही चालाकी से लेडी ने रिप्लाई किया वेट करके, आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव। मुझे नहीं पता भाई तुम जिंदा चिड़िया पकड़े हो या मरी हुई पकड़े हो, लेकिन मुझे जो पता है वो ये है कि मुझे ये पता है कि तुमने चिड़िया पकड़ी है और ये तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ ये जिंदा है या मरी है। तुम जो चाहोगे वैसा कर दोगे। अगर तुम्हें लगता है, तुम चाहते हो कि मैं इस चिड़िया को जिंदा देखूं तो तुम जिंदा दिखाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस चिड़िया को मरा हुआ दिखाओ तो तुम मरा हुआ दिखाओगे। तो ये तो तुम्हारे हाथों में है कि चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। मुझे ये पता है कि चिड़िया है और वो तुम्हारे हाथ में है। सो इस स्टोरी में जो बर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि भाषा को का प्रतीक है। और जो ओल्ड वुमेन है वो एक प्रैक्टिस्ड राइटर की प्रतीक है, वो लेखिका की प्रतीक है, तभी उसने इतने अच्छे भाषा का प्रयोग किया। The whole story emphasis on the power of language which give courage to fight against any odd situation. पूरे जो लेसन है, पूरा जो स्टोरी है, वो किस पे फोकस्ड है, किस पे एम्फेसिस कर रहा है? भाषा के महत्व पे एम्फेसिस कर रहा है। और इस पूरे स्टोरी में यही बताया गया है कि हम भाषा को यूज करके किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना उसका सामना हम कर सकते हैं, हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, एक फ्रेजल एक्टिविटी है जिसमें एक कहानी की तरह, वंस अपॉन ए टाइम जो कहानी के रूप में हम शुरू करते हैं, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय में, देयर वाज अ किंग एंड ही हैड 3 सन्स। हिज एल्डेस्ट सन रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, उसका जो एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा बेटा था उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। हिज अदर 2 सन्स वेर यूनाइटेड, और उसके बाकी के 2 जो बेटे थे वो साथ में थे। देयर यूनिटी हेल्प देम टू गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स, और उनकी एकता की वजह से वो सारे समस्याओं का आराम से सामना कर पाए। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी मेड बाय मी ओनली। तो इसी तरह से आई वुड लाइक यू ऑल्सो टू मेक द स्टोरी, जैसे कि यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए हुए हैं, आप इसको फिल करके एक स्टोरी बना सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, जो कि शुरुआत की बात है। इंडिया वॉज डैश, यहाँ पे इस ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आप भरेंगे, कुछ भी भर सकते हैं अपने हिसाब से। देयर वेयर, दे ऑल वेयर फाइटिंग, तो इस तरह से आप इसको फिल करिए सुटेबल वर्ड्स के साथ और अपनी एक स्टोरी बनाइए। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट। हमने चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने किसके बारे में स्टोरी पढ़ी है? वी रेड अ स्टोरी अबाउट, किसके बारे में पढ़ी है? जैसे ये लिखा हुआ है, वी रेड अ स्टोरी अबाउट एन, हम लोगों ने एक ओल्ड एंड ब्लैक वुमेन के बारे में स्टोरी पढ़ी है। ठीक है, तो आप इसको भर लेंगे। ठीक है, ये मैं इस तरह के पेन से लिख रही हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी, और जितना अच्छा टाइप हुआ है उतनी सुंदर भी नहीं है। तो आप इसको जो अभी आपने लेसन पढ़ा है उसी से आप भरेंगे। मुझे पता है आपको आंसर आता है। तो ये किसकी स्टोरी है? ये एक ओल्ड एंड ब्लाइंड वुमेन की स्टोरी है। द विजिटर्स हैव अ इन देयर हैंड, विजिटर्स के हाथों में क्या है? तो विजिटर्स के हाथों में, आप अपनी इस आंसर को बताते जाइए कमेंट में, उससे आपको भी सहूलियत रहेगी। तो विजिटर्स के हाथों में क्या था? बर्ड था, है ना। विलेजर्स आर नोन एज डैश बाय द टाउन पीपल, जो विलेजर्स हैं उनको लोग क्या समझते हैं? दे थिंक दैट विलेजर्स जो हैं वो मूर्ख हैं, है ना, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। द वुमेन रिप्लाइड दैट शी डैश वेदर द बर्ड वॉज डेड और अलाइव, वुमेन ने क्या रिप्लाई किया? शी डोंट नो वेदर द बर्ड वॉज डेड और अलाइव, शी डोंट नो वेदर द बर्ड वॉज डेड और अलाइव। तो ये आप बुक से भी फिल कर सकते हो, बुक में ही से ये लाइन लिया गया है, उसी तरह से आप देख के फिल कर लो या पढ़ के फिल कर लो, बहुत ही ईजी आंसर्स हैं। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस। द बर्ड रिप्रेजेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था, लैंग्वेज, है ना। तो बर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है। और जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो एक प्रैक्टिस्ड राइटर रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसमें जगह नहीं है लैंग्वेज पूरा लिखने का, आप पूरा लिख लेंगे, ये मत समझना कि हमें छोड़ देना है। तो द वुमेन रिप्रेजेंट एज अ प्रैक्टिस्ड राइटर। ओके, मेरा ई जो है वो आई बन गया है। तो इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे और आप और भी क्वेश्चंस निकालेंगे। थैंक यू।